दूसरी ओर से दिनेश की घबराहट भरी आवाज आई। पापा, आप लोग जल्दी चले आइए। बबीता ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा ली है। क्या? रामगोपाल को यह सुनकर काठ मर गया। शंका और अविश्वास से वह चीख पड़े, बबीता ठीक तो है ना? और इसी के साथ उनकी आंखों के सामने वे घटनाएं उभरने लगी जिनकी वजह से आज बबीता की यह स्थिति बनी है। रामगोपाल ने अपनी बेटी बबीता का विवाह 6 साल पहले अपने ही शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में किया था। उनके समधी गिरधारी लाल भी व्यवसायी थे और मुख्य बाजार में उनकी कपड़े की दुकान थी, जिस पर वह और उनका छोटा बेटा राजेश बैठते थे। बड़ा बेटा दिनेश एक फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट था और अच्छी तनख्वाह पाता था। रामगोपाल की बेटी बबीता भी कॉमर्स से ग्रेजुएट थी, अतः दोनों परिवारों में देख सुनकर शादी हुई थी। रामगोपाल ने अपनी बेटी बबीता का धूमधाम से विवाह किया। दो बेटों के बीच वही एकमात्र बेटी थी, इसलिए अपनी सामर्थ्य से बढ़ चढ़कर दान दहेज भी दिया उन्होंने, जबकि समधी गिरधारी लाल की कोई मांग नहीं थी। दिनेश की सिर्फ एक मांग 4 व्हीलर की थी, सो रामगोपाल ने उनकी वह मांग भी पूरी कर दी थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल में बबीता के आचरण और व्यवहार पर आपत्तियां उठनी शुरू हो गई। इसे लेकर दोनों परिवार में तनाव बढ़ने लगा। गिरधारी लाल के परिवार में बबीता समेत कुल 5 लोग थे। गिरधारी लाल जी, उनकी पत्नी सुलोचना, दिनेश और राजेश तथा नई बहू बबीता। सुलोचना पारंपरिक, संस्कारयुक्त और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह सुबह उठती, स्नान करती और घरेलू कामों में जुट जाती। वह चाहती थी कि उनकी बहू भी उन्हीं संस्कारों को ग्रहण करे, पर बबीता के लिए यह कठिन ही नहीं, दुष्कर काम था। वास्तविकता यह थी कि वह ऐसे संस्कारों को पोगापंथी और ढोंग समझती थी और इसके खिलाफ थी। बबीता आधुनिक विचारों की थी तथा स्वाधीन रहना चाहती थी। रात में देर तक टेलीविजन के कार्यक्रम देखती तो सुबह 9:30 बजे से पहले उठ नहीं पाती, और जब तक वह उठती थी गिरधारी लाल और राजेश नाश्ता करके दुकान पर जा चुके होते थे। दिनेश भी या तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता या जा चुका होता। सास सुलोचना को अपनी बहू के इस आचरण से बहुत तकलीफ होती। शुरू में तो उन्होंने बहू को घर के रीति रिवाजों को अपनाने के लिए बहुत समझाया, पर बाद में उसकी हठवादिता देखकर उससे बोलना ही छोड़ दिया। इस तरह एक घर में रहते हुए भी सास बहू के बीच बोलचाल बंद हो गई। घर में काम के लिए नौकर थे, खाना नौकरानी बनाती थी, वही जूठे बर्तनों को मांजती थी और कपड़े भी धो देती। बबीता के लिए टेलीविजन देखने और समय बिताने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं था। उसकी सास सुलोचना कुछ न कुछ करती ही रहती थी। कोई काम नहीं होने पर वे पुस्तकें लेकर पढ़ने बैठ जाती। वह इस स्थिति की अभ्यस्त थी, पर बबीता को यह भार लगने लगा। एक दिन हालात से उबकर बबीता अपने मायके फोन मिलाकर अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, आपने कहाँ और कैसे घर में मेरा विवाह कर दिया? यह घर है या जेल खाना? मर्द तो काम पर चले जाते हैं, यहाँ दिन भर बुढ़िया गिद्ध जैसी आंखें गराए मेरी पहरेदारी करती रहती है। ना कोई बोलने के लिए है, ना कुछ करने के लिए। ऐसे में तो मेरा दम घुट जाएगा, मैं खुदकुशी कर लूँगी। अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं बोलते। उस तरफ से बबीता की मम्मी लक्ष्मी ने कहा, यदि तुम्हारी सास तुमसे बातें नहीं करती तो अपने पति के ऑफिस जाने के बाद तुम यहाँ चली आया करो। दिन भर रहकर शाम को पति के लौटने के समय वापस चली जाना। ससुराल से मायका कौन सा दूर है, बस या टैक्सी से चली जाओ। वे लोग कुछ कहेंगे तो हम उन्हें समझा लेंगे। माँ की बात सुनते ही बबीता की बाछी खिल गई। उसने झटपट कपड़े बदले, पर्स लिया और अपनी सास से कहा, मम्मी का फ़ोन आया था, मैं मायके जा रही हूँ, शाम को आ जाऊँगी। और सास के कुछ कहने का भी इंतजार नहीं किया, कदम बढ़ाती वह घर से निकल पड़ी। इसके बाद तो यह सिलसिला रोज की दिनचर्या होगी। शुरू में दिनेश ने यह सोचकर इसकी अनदेखी की कि घर में अकेली बोर होने से बेहतर है कि वह अपनी माँ के घर घूम आया करे, पर बाद में माँ और पिताजी की टोका टाकी से उसे भी कोफ्त होने लगी। एक दिन बबीता ने उसे बताया कि वह गाड़ी चलाना सीखने के लिए ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेकर आ रही है। उसने दिनेश को एडमिशन का फॉर्म भी दिखाया। हुआ यह कि बबीता के बड़े भाई नंद कुमार ने उससे कहा कि रोज रोज बस या टैक्सी से आना जाना न करके वह अपनी कार से आए और इसके लिए ड्राइविंग सीख ले। आखिर पापा ने दहेज में कार किस लिए दी है? बबीता को यह बात जच गई, पर दिनेश इस पर आग बबूला हो गया। अपनी नाराजगी और गुस्से को वह रोक भी नहीं पाया और बोल पड़ा, तुम्हारे पापा ने कार मुझे दी है। हाँ, पर वह मेरी भी कार है, मेरे लिए पापा ने दी है।
दिनेश बबीता का जवाब सुनकर दंग रह गया। उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए विवाद को तुल न देने के लिए समझौते का रुख अपनाते हुए कहा, ठीक है बबीता, पर ड्राइविंग सीखने की क्या ज़रूरत है? गाड़ी पर ड्राइवर तो है ना? मुझे किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं दिनेश, मैं खुद चलाना सीखूंगी और मुझे कोई भी रोक नहीं सकेगा। मैं तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ। दिनेश के इसके बाद एक शब्द भी नहीं कहा। बबीता को कुछ कहने के बजाय उसने अपने पिता को यह बातें बता दी। गिरधारी लाल ने तुरंत रामगोपाल को फोन मिलाया और उससे बबीता के व्यवहार की शिकायत की, तो उधर से उनकी समधिन लक्ष्मी का जवाब आया, भाई साहब, आपके लड़के से बेटी ब्याई है, कोई बेच नहीं दिया उसे, जो उस पर 1000 पाबंदियां लगा रखी हैं आपने। यह मत करो, वह मत करो, मम्मी पापा से बातें मत करो, उनके घर मत जाओ। क्या है यह सब? हमने तो अपने ही शहर में इसलिए बेटी की शादी की थी कि वह हमारे पास आती जाती रहेगी, हमारी नज़रों के सामने रहेगी। पर समधिन जी, फोन पर गिरधारी लाल ने जोर देकर अपनी बात कही, यदि आपकी बेटी बराबर आपके घर का ही रुख किए रहेगी तो वह अपना घर कब पहचानेगी? इस घर को अपना कब समझेगी? संसार का तो यही नियम है कि बेटी जब तक कुंवारी है अपने बाप की, विवाह के बाद वह ससुराल की हो जाती है। लक्ष्मी जी बोली, यह पुरानी पोगापंथी बातें हैं, मैं इसे नहीं मानती। रही बात बबीता की, तो वह जब चाहेगी यहाँ आ सकती है, और वह गाड़ी चलाना सीखना चाहती है तो जरूर सीखे। इससे तो आप लोगों के परिवार को ही फायदा होगा। गिरिधारी लाल ने इसके बाद फोन रख दिया। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं खींच आई थी। परिवार वाले चिंतित थे कि इस स्थिति का क्या परिणाम होगा। दिनेश ने भी इस घटना के बाद चुप्पी साध ली। सास सुलोचना ने सबसे पहले बहू से बोलना बंद किया था। उसके बाद गिरधारी लाल भी बबीता से सामना होने से बचने का प्रयत्न करते। राजेश को भी भाभी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसकी जरूरतें माँ, नौकर और नौकरानी से पूरी हो जाती थीं। दिनेश और बबीता के बीच सिर्फ कभी कभार औपचारिक शब्दों का संबंध रह गया था। ऑफिस से छुट्टी के बाद वह ज़्यादा समय बाहर ही गुजारता, देर रात में घर लौटता और खाना खाकर सो जाता। इस बीच बबीता ने गाड़ी चलाना सीख लिया था। वह सुबह ही गाड़ी लेकर मायके चली जाती और रात में देर से लौटती। कभी उसका फ़ोन आता, आज मैं आ नहीं सकूंगी। बाद में इस तरह का फ़ोन आना भी बंद हो गया। कानूनी और सामाजिक तौर पर बबीता गिरिधारी लाल के परिवार की सदस्य होने के बावजूद जैसे उस परिवार की कोई नहीं रह गई थी। यह एहसास अंदर ही अंदर गिरधारी लाल और उनकी पत्नी सुलोचना को खाए जा रहा था कि उनके बेटे का दाम्पत्य जीवन बबीता के निरंकुश एवं दायित्व विहीन आचरण तथा उसके ससुराल वालों की हठवादिता से नष्ट हो रहा है। आखिर एक दिन दिनेश ने दृढ़ स्वर में बबीता से कहा, बबीता, हम दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम दोनों तलाक लेकर अलग हो जाएं। दिनेश को तलाक लेने की सलाह उसके पिता गिरधारी लाल ने ही दी थी। वह अपने बेटे के बिखरते वैवाहिक जीवन से दुखी थे। उन्होंने यह सलाह भी दी थी कि यदि बबीता उसके साथ अलग रहकर अपनी अलग गृहस्थी में सुखी रह सकती है तो वह ऐसा ही करे। पर दिनेश को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था कि वह अपने माता पिता को छोड़कर अलग हो जाए। दिनेश के मुंह से तलाक की बात सुनकर बबीता सन्न रह गई। उसे जैसे इस प्रकार के किसी प्रस्ताव की अपेक्षा ही नहीं थी दिनेश से। इसमें बबीता को अपना घोर अपमान महसूस हुआ। मायके आकर बबीता ने अपने मम्मी पापा और भाइयों को दिनेश का प्रस्ताव सुनाया तो सभी भड़क उठे। रामगोपाल को जहां इस चिंता ने घेर लिया कि इतना अच्छा घर वर देखकर और काफी दान दहेज देकर बेटी की शादी की थी, वहां इतनी जल्दी तलाक की नौबत आ गई। समाज और बिरादरी में उनकी क्या इज्जत रहेगी? पर लक्ष्मी काफी उत्तेजित थी। वह चीख चीख कर बार बार एक ही वाक्य बोल रही थी कि उनकी ऐसी हिम्मत, उनको इसका मजा चखाकर रहूंगी। उधर बबीता के भाइयों ननद कुमार और नवल कुमार तथा उनकी पत्नियों की दूसरी चिंता ने घेर लिया था कि बबीता यदि उनके घर में आकर रहने लगी तो भविष्य में वह मम्मी पापा की संपत्ति में भी दावेदार हो जाएगी और उसे उसका हिस्सा भी देना पड़ेगा। इसलिए दोनों भाइयों ने आपस में सुलह कर बबीता से कहा कि दिनेश ने तलाक की बात कही है तो तुम उसे तलाक के लिए आवेदन करने दो। अपनी तरफ से बिल्कुल आवेदन मत करना। भैया, मेरा भी उस घर में दम घुट रहा है, बबीता बोली। मैं खुद तलाक लेना चाहती हूँ और अपनी मर्जी का जीवन जीना चाहती हूँ। इस अपमान के बाद तो मैं हरगिज वहाँ नहीं रह सकती। नंद कुमार ने कठोर स्वर में कहा, ऐसी गलती कभी मत करना बबीता। तुम खुद तलाक लेने जाओगी तो ससुराल से कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। दिनेश तलाक लेना चाहेगा तो उसे तुम्हें गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। गुजारा भत्ता की मुझे क्या जरूरत है भैया? बबीता बोली।
मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई नौकरी ढूंढ लूँगी और अपना खर्चा चला लूँगी, पर दोबारा उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। नहीं, अभी तुम्हें वहाँ जाना होगा और वहीं रहना भी होगा, इस बार नवल कुमार ने कहा। बबीता ने आश्चर्य से छोटे भाई की ओर देखा, फिर बारी बारी से मम्मी पापा व भाभीियों की ओर देखकर अपने स्वर में दृढ़ता लाते हुए वह बोली, दिनेश ने तलाक की बात कहकर मेरा अपमान किया है। इस अपमान के बाद मैं उस घर में किसी कीमत पर वापस नहीं जाऊंगी। समझाने के अंदाज में पर कठोर स्वर में नंद कुमार ने कहा, तुम अभी वहीं उस घर में रहोगी जब तक कि तुम्हारे तलाक का फैसला नहीं हो जाता। तुम डरती क्यों हो? सभी तुम्हारे साथ हैं। शादी के बाद से कानूनन वही तुम्हारा घर है। देखता हूँ तुम्हें वहां से कौन निकालता है। बड़े भैया की बातों में छिपी धमकी से आहत बबीता ने अपनी मम्मी की ओर इस उम्मीद से देखा कि वही उसकी मदद करें। मम्मी ने बेटी की आंखों में व्याप्त करुणा और दया की याचना को महसूस करते हुए नंद कुमार से कहा, बबीता यहीं रहे तो क्या हर्ज है? हर्ज है माँ। इस बार दोनों भाइयों के साथ उनकी पत्नियां भी बोली, ब्याही हुई बेटी का घर ससुराल होता है, मायका नहीं। बबीता को अपने पति या ससुराल वालों से कोई हक हासिल करना है तो वहीं रहकर यह काम करे। मायके में रहकर हम लोगों की मुसीबत ना बने। माँ ने सिर नीचे कर लिया तो बबीता ने अपने पापा की ओर देखा। बेटी को अपनी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखकर उन्हें मुंह खोलना ही पड़ा। उन्होंने कहा, तुम्हारे भाई लोग ठीक ही कह रहे हैं बबीता। बेटी का विवाह करने के बाद पिता समझता है कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली है, पर इसके बाद भी उसे बेटी की चिंता ढोनी पड़े तो उसके लिए इससे बड़ी दूसरी पीड़ा नहीं हो सकती। बबीता पढ़ी लिखी थी, उसमें स्वाभिमान था तो अहंकार भी था। उसने अपने भाइयों और मम्मी पापा की बातों का अर्थ समझ लिया था। इसके पश्चात उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह उठी और अपने ससुराल चली गई। उसको जाते हुए किसी ने नहीं रोका। अचानक फोन की घंटी फिर से बजने लगी तो राम गोपाल जी चौंके और लपक कर फोन उठा लिया। दिनेश की घबराहट भरी आवाज से उनकी तंद्रा टूट गई। दिनेश ने कहा, पापा आप लोग जल्दी आ जाइए ना, बबीता ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा दी है। राम गोपाल का सिर घूमने लगा। फिर भी उन्होंने फोन पर पूछा, कैसे हुआ यह सब? अभी तो कुछ समय पहले ही वह यहाँ से गई थी। मुझे नहीं मालूम पापा, दिनेश की आवाज़ आई। वह हमेशा की तरह आपके घर से लौटकर अपने कमरे में चली गई थी और उसने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। अंदर से धुआं निकलता देख हमें संदेह हुआ। दरवाज़ा तोड़कर हम अंदर घुसे तो देखा वह जल रही थी। क्या वहाँ कुछ हुआ था क्या? इस सवाल का जवाब न देकर रामगोपाल ने सिर्फ इतना ही कहा, हम लोग तुरंत आ रहे हैं। लक्ष्मी ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही पूछा, किसका फ़ोन था? दिनेश का, रामगोपाल ने घबराहट भरे स्वर में कहा। बबीता ने आग लगा ली है। इतना सुनते ही लक्ष्मी की चीख निकल पड़ी। मम्मी की चीख सुनकर नंद कुमार और नवल कुमार भी वहां पहुंचे। नंद कुमार ने कहा, क्या हुआ है? रामगोपाल ने जवाब दिया, बबीता ने यहाँ से लौटने के बाद शरीर पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा ली है। दिनेश का फोन आया था। इतना कहकर रामगोपाल सिर थाम कर बैठ गए। फिर बेटों की तरफ देखकर बोले, ससुराल से अपमानित बेटी ने मायके में रहने की इजाज़त मांगी थी हम लोगों से। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसे यहाँ रहने नहीं दिया और मैं भी पता नहीं क्या से क्या सोचने लगा था। यहाँ से भी अपमानित होने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। चुप कीजिए, बड़े बेटे नंद कुमार ने जोर से अपने पिता को डांटा। आप ऐसा बोलकर खुद भी फंसेंगे और साथ में हम सबको भी फंसा देंगे। बबीता ने खुदकुशी नहीं की है, उसे मार डाला गया है। बबीता के ससुराल वालों ने दहेज की खातिर मिट्टी का तेल उड़ेलकर उसे जला डाला है। रामगोपाल ने आशा की डोर पर झूलते हुए कहा, चलो पहले देख लें, शायद बबीता जीवित हो। पहले आप थाने चलिए, नंद कुमार ने फैसले के स्वर में कहा। और तुम भी चलो मम्मी। रामगोपाल का परिवार जिस समय गिरधारी लाल के मकान के सामने पहुंचा, वहां एक एम्बुलेंस और पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी। मकान के सामने लोगों की भीड़ जमा थी। जले हुई बबीता को स्ट्रेचर पर डालकर बाहर निकाला जा रहा था। गाड़ी रोककर रामगोपाल, लक्ष्मी, नंद कुमार तथा नवल कुमार नीचे उतरे। सफेद कपड़े में ढकी बबीता के चेहरे की एक झलक देखने के लिए रामगोपाल लपके, पर नंद कुमार ने उन्हें रोक लिया। थोड़ी देर बाद ही पुलिस के 4 सिपाही और एक दारोगा गिरधारी लाल, दिनेश, सुलोचना और राजेश को लेकर बाहर निकले। उन चारों के हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई थी। दिनेश बबीता को बचाने की कोशिश में थोड़ा जल गया था। रामगोपाल की नज़र दामाद पर पड़ी तो जाने क्यों उनकी नजरें नीची हो गई।
लेकिन आस पड़ोस से पूछताछ और पहले से तलाक के लिए दी गई अर्जी की वजह से दिनेश और उसके परिवार वाले निर्दोष साबित हो गए और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में रामगोपाल और उनके घर वालों को हिरासत में ले लिया गया। काश कि समय रहते बबीता को उसके मायके वालों ने समझाया होता, उसे अच्छे संस्कार दिए होते और सही गलत का मतलब बताया होता, तो आज उसकी ऐसी हालत ना होती। उसका स्वाभिमान चूर चूर नहीं होता और वह भी अपने ससुराल में बसी होती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।